भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट ला चुकी, इस तरह की खबर मिल रही है। कुछ ही देर में आपको ये जानकारी हम विस्तार से पहुंचाने वाले हैं कि जिन नामों का जिक्र इसमें है, कितने उम्मीदवार इसमें हैं, ये सारी खबरें हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है। हितेश, आप बिल्कुल श्योपुर तो बताएं। इस वक्त बता रहे हैं हम वो इस लिस्ट के तहत श्योपुर से दुर्गालाल विजय को टिकट दिया गया है। रघुराज कंसाना को मुरैना से एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। नरेंद्र सिंह तोमर इस बार दिमनी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त है, चूंकि है मुरैना से। और अब नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, दिमनी से उन्हें मैदान में उतारा गया है। अमरीश शर्मा गुड्डू और ये लाहौर से मैदान में उतारे गए हैं। इसी तरह से मोहन सिंह राठौर को भीतरवाड़ से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा आपको बता दें, डबरा सीट पर इमरती देवी को टिकट मिल गया है, यानी सिंधिया समर्थक इमरती देवी अब की बार डबरा से उम्मीदवार घोषित हो गई। सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल, करैरा से रमेश कटीक, राघोगढ़ से हीरेंद्र सिंह बंटी बना, देवरी से ब्रिज बिहारी पटेरिया हैं, राजनगर से अरविंद पटेरिया, सतना से गणेश सिंह, मैयर से श्रीकांत चतुर्वेदी, सीधी से रीति पाठक को टिकट मिल गया है। देश सिहावल से विश्वामित्र पाठक, इसी तरह दिलीप जायसवाल को भी उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिम जबलपुर से राकेश सिंह उम्मीदवार होंगे। डिंडौरी से, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी के लिए आरक्षित सीट है, यहां से पंकज टेकाम को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। जबकि निवास सीट, ये भी एसटी के लिए आरक्षित, फग्गन सिंह कुलस्ते यहां से उम्मीदवार होंगे। कटंगी से गौरव पारधी को उम्मीदवार बनाया। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फग्गन सिंह कुलस्ते भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और नरेंद्र सिंह तोमर को भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। और साथ ही नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल, गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह, नत्थन शाह को जुन्नार देव से उतारा गया है, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। विवेक बंटी साहू को छिंदवाड़ा से मैदान में उतारा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। छिंदवाड़ा में चूंकि विवेक बंटी साहू, अगर यहां से कमलनाथ ही मैदान में उतरते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीट होगी। इस तरह से परासी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, यहां पर महिला उम्मीदवार ज्योति डहेरिया को मैदान में उतारा गया है। घोड़ा डोंगरी से भी जो एसटी सीट आरक्षित सीट है, यहां से भी महिला उम्मीदवार गंगाबाई उइके को मैदान में उतारा गया है। नरेंद्र शिवाजी पटेल उदयपुरा से मैदान में है। खिलचीपुर सीट से हजारीलाल दांगी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आगर से मधु गहलोत होंगे। अरुण भीमावत को शाजापुर से टिकट दी गई है। नंदा ब्राह्मणे भीकन गांव से, ये भी एक महिला को मौका दिया गया है। अंतर सिंह पटेल को राजपुर से मैदान में उतारा गया है, जो कि एसटी आरक्षित सीट है। श्याम बरड़े पांच सेमल से मैदान में होंगे और कल सिंह भावर धांधला सीट से मैदान में उतारा गया है। सरदान सिंह मेड़ा। तो कुल मिलाकर 3 सांसद हैं इस सूची में हम पुनीत देख पा रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को भी नरसिंहपुर से टिकट दिया गया है और इसी तरह से फग्गन सिंह कुलस्ते को भी मैदान में उतारा गया है। और जबलपुर नरेंद्र सिंह तोमर भी दिमनी से मैदान में। इसके अलावा महिला सीट के बारे में बता दें, ये कुल 39 उम्मीदवारों के नाम वाली भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट है और इसमें महिला उम्मीदवारों में 5 नाम, 6-7 नाम हम इसमें देख पा रहे हैं तेज जी। इसमें सैलाना से श्रीमती संगीता चारेल हैं, ज्योति डहरिया परासिया से हैं, गंगाबाई उइके घोड़ा डोंगरी से हैं, नंदा ब्राह्मणे भीकन गांव से हैं, सीधी से रीति पाठक हैं और इमरती देवी डबरा से हैं। इस तरीके से सैलाना से भी एक सीट है, संगीता चारेल जी, जो 29वां जो आखिरी नाम है वो संगीता चारेल का। तो कुल मिलाकर महिला उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, 6 सीटें हैं जो महिलाओं के लिए इसमें दिखाई पड़ रही। तो 6 जो इसमें महिला कैंडिडेट के नाम है। विवेक पटैया जुड़ गए हमारे साथ में। विवेक, ये दूसरी सूची आ गई 39 उम्मीदवारों की, बताएं जरा इसके बारे में। देखिए पुनीत, ये काफी चौंकाने वाली सूची है। जैसा किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि बीजेपी अपने उन रणनीतिकारों को चुनावी मैदान में उतार देगी जिनके कंधों पे चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है। चाहे वो हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या फिर हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें या प्रहलाद पटेल की बात करें या फिर राकेश सिंह की बात करें, ये वो नाम है, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये वो नाम है जो बीजेपी के
चुनिंदा रणनीतिकारों में है, लेकिन बीजेपी ने सबको चौंकाया और इन सबको प्रत्याशी बना दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि सांसद को भी टिकट दिया, केंद्रीय मंत्री को भी टिकट दिया है। मतलब बीजेपी की प्लानिंग जो है वो काफी जो है तगड़ी प्लानिंग है। और जो नामों का यदि हम जिक्र करें तो श्योपुर से दुर्गालाल विजय को मैदान में फिर से उतारा गया है। मुरैना से रघुराज कंसाना जो सिंधिया समर्थक है उनको फिर से जिम्मेदारी दी गई। पिछला उपचुनाव ये हार चुके थे। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से प्रत्याशी बनाया गया। मतलब ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला बीजेपी ने मैसेज दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से प्रत्याशी होंगे। लाहौर से अमरीश शर्मा गुट्टू इनको टिकट दिया गया है। IBC 24 ने सबसे पहले ये नाम चलाया था कि अमरीश शर्मा गुट्टू लाहौर से डॉक्टर गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष है उनके खिलाफ प्रत्याशी हो सकते हैं। भीतरवार से मोहन सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। ये भी सिंधिया समर्थक कहा जाता है इनको। डबरा से इमरती देवी फिर से मैदान में होंगी। उपचुनाव हार चुकी थी लेकिन बीजेपी ने फिर से डबरा से इमरती देवी को प्रत्याशी बनाया है। सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल को फिर से प्रत्याशी बनाया है। पिछला चुनाव ये हार गए थे, इस बार फिर उन पर विश्वास जताया, उनको प्रत्याशी बनाया है। करेरा से रमेश खटीक को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि पिछले बार यहाँ से जसवंत जाटव जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी हुआ करते थे, सिंधिया समर्थक थे, लेकिन उनका नाम अब यहाँ लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। रमेश खटीक मैदान में है। और जैसा राजनगर से कहा जा रहा था अरविंद पटेरिया, देवरी से ब्रज बिहारी पटेरिया इनको टिकट मिलेगा। सतना से गणेश सिंह जो सांसद है मौजूदा सतना के उनको टिकट दे दिया गया है। मैयर से सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम है श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दिया गया है। मैयर से नारायण त्रिपाठी बागी बनकर जो है बीजेपी के खिलाफ पिछले कई दिन से बयानबाजी कर रहे थे, उनको जो है उम्मीदवार न बना के अब श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट बीजेपी ने बनाया। मतलब अब जो है मैयर की लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प हो जाएगी और मैयर में नारायण त्रिपाठी के खिलाफ जो है बीजेपी को लड़ना पड़ेगा। नारायण त्रिपाठी अभी तक बीजेपी के विधायक थे, उनका टिकट कट चुका है। सीधी से रीति पाठक जो सांसद है सीधी की, उनको बिल्कुल ये सूची लगातार हम दिखा रहे हैं। इन सब के बीच में आपसे जानना चाहेंगे विवेक कि जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जो बड़े नाम हैं उन्हें इस दूसरी सूची में मैदान में उतारा गया है और इसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, 6 सांसदों को मौका दिया गया है, कैलाश विजयवर्गीय जैसा बड़ा नाम भी इसमें शामिल है। तो इसके जरिए भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़े क्षत्रपों को मैदान में उतारने का जो फैसला लिया गया है भारतीय जनता पार्टी को, इससे किस तरह से लिया जाए, समझा जाए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये मौजूदा सांसद है और यदि ये चुनाव जीतते हैं तो बीजेपी के लिए इनकी जीत एक सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि ये जो 39 सीटें फिर घोषित की है बीजेपी ने, 39 वो सीटें हैं जो बीजेपी हार गई थी। ऐसे में बीजेपी की आकांक्षी सीटें जो हारी हुई सीटें हैं, इन पर यदि दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया जाता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी यदि ये जीतते हैं तो बीजेपी की झोली में ये सीट जाएगी। मतलब एक बड़े चेहरे बड़े नामों को उतारने के पीछे बीजेपी की एक माइंड गेम पॉलिटिक्स है कि बड़े चेहरों को उतार दिया जाए मैदान में तो निश्चित जो है चुनाव में उनको जीत मिल सकती है। और ये बीजेपी पहली बार ये प्रयोग नहीं कर रही है। इसके पहले भी बीजेपी ने 2008 में कई मौजूदा सांसदों को टिकट दिया था और उस प्रयोग में वो सफल भी हुई थी। और इस बार जिस तरह से बड़े चौंकाने वाले नाम सांसदों के दिए हैं और केंद्रीय स्तर पर ये कहा जा रहा था कि सांसदों के टिकट कट सकते हैं, ऐसे में उन सांसदों को अब विधानसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है ताकि उनकी जो है कह सकते हैं उनकी लोकप्रियता, उनके क्षेत्र में पकड़ का भी एक बीजेपी जो है एनालिसिस कर लेगी कि आखिर वो लोकसभा के चुनाव के लायक है या नहीं है। ऐसे में मौजूदा सांसदों को टिकट देना मतलब कितनी बड़ी संख्या में मौजूदा सांसदों को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है। तो ये एक मैसेज दे रहा है कि विवेक आप बने रहिए। इस वक्त हमारे सहयोगी दुष्यंत भी हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। पहली सूची भी 39 उम्मीदवारों की थी और दूसरी सूची में भी 39 नाम हैं, लेकिन ये 39 नाम इस बार बहुत हैवीवेट नेताओं को भी इस बार मैदान में उतारा गया है, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को और संगठन में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे नेताओं को भी। क्या संदेश देने की कोशिश, किस तरह से देख रहे हैं आप इस सूची को? देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने सूची जारी की है तो उसमें सात जो है मौजूदा सांसद हैं और उसके साथ में अगर बीजेपी के बड़े नामों की बात की जाए तो जो 7 सांसदों के अलावा कैलाश विजयवर्गीय को भी इंदौर 1 विधानसभा से यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है, इमरती देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ऐसे में कई सारे ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं दबाव तो बनाने का प्रयत्न करेंगे और जिस तरीके से ये प्रेशर पॉलिटिक्स और माइंड गेम भी इसको कहा जा सकता है, जैसे कि हमारे सहयोगी विवेक पटिया जी ने भी बताया
कि जो माइंड गेम बीजेपी ने खेला है उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि जब लोकसभा चुनाव होंगे तो लोकसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल इसको कहा जा सकता है, जिन सांसदों की जो स्थितियां ठीक नहीं है या फिर ये कहे कि सांसदों को मैदान में उतारने का एक ये भी मुद्दा हो सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं या कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे इन पर पहले से ही दबाव रहेगा कि इन बड़े नेताओं के सामने जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उन चुनावों की स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरीके से वो इन नेताओं के खिलाफ में चुनाव लड़ें, क्योंकि एक मजे हुए खिलाड़ी है, मजे हुए नेता है और मजे हुए राजनेताओं के सामने चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं बड़े चेहरों को ही यहाँ पर कांग्रेस को भी उतारना पड़ेगा। और बड़े चेहरे वैसे कौन से होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर 7 सांसदों की बात की जाए तो 7 सांसद लगातार लंबे समय से सांसद हैं। एक बात हितेश ने भी पूछी थी कि ये हैवीवेट नाम देने के पीछे, जैसा बार बार कांग्रेस कहती है कि अब की बार स्थितियां वैसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही हैं, ये उस तरह की रणनीति है या जैसा आप कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पर भी ये इस बात का प्रेशर बढ़ने वाला है कि आपको हैवीवेट नाम देने, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको एक एक सीट के ऊपर लड़ाना, मतलब स्थिति को आप कैसे देखते हैं, हालात को आप किस तरह देखते हैं, मुकाबले को खड़ा करने वाला देखते हैं या ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है बीजेपी का? देखिए, इसको जो आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बड़े नामों को उतारना, मैदान में जब बड़े नाम उतरेंगे तो जो उस जिले की स्थिति होगी उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारा परिवर्तन तमाम सारी चीज़ों में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में यही कोशिश है बीजेपी की, क्योंकि अगर गणेश सिंह को वो सतना से उतारते हैं या राकेश सिंह को जबलपुर से उतारते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से उतारते हैं, कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर में उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम सारी जगहों पर एक घेराबंदी यहाँ पर कांग्रेस की जा सकेगी। बड़े नेता जब फील्ड में रहेंगे, बड़े नेता लगातार चुनाव लड़ने की स्थिति में रहेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन नेताओं के साथ साथ उन तमाम सारे प्रत्याशियों को भी बहुत मदद मिलने वाली है जो आसपास की विधानसभा सीटों पर लगातार बीजेपी के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने एक ये जरूर परेशानी बन सकती है कि इन तमाम सारे सांसदों के साथ साथ जो कैलाश विजयवर्गीय है, इमरती देवी, इनके सामने ऐसा कौन सा चेहरा उतारा जाए जो कहीं ना कहीं जीत सकने में सक्षम हो। और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस लगातार एक बात कहती हुई नजर आई है कि हम तमाम सारे विधानसभा सीटों को जब पर उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे तो उन तमाम सारी चीजों पर सर्वे कराया गया है। सर्वे के पहले इस बात को भी समझा गया कि अगर कोई भारी चेहरा इस सीट पर उतारा जाता है बीजेपी की ओर से तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी और कांग्रेस किस भारी वजन वाले नेता को यहां पर मौका दे सकती है। तो ऐसे में देखिए, राघवगढ़ से हिरेंद्र बंटी बना को यहां पर चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है, तो जयवर्धन सिंह के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी कि जयवर्धन सिंह जब चुनाव लड़ेंगे तो बंटी बना जो अब तक जयवर्धन सिंह के लिए काम करते हुए नजर आए हैं, वो अब बीजेपी में जाकर उनके लिए परेशानी बन सकते हैं। राघवगढ़ सीट पर कहीं ना कहीं परेशानी का सबब जो है बंटी बना बन सकते हैं। इमरती देवी चुनाव डबरा से एक बार हार चुकी है, लेकिन दोबारा से जब वो चुनाव लड़ेंगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक चुनौती जरूर होगी। वैसे ही अगर नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या फिर हम कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह या फिर हम रीति पाठक की बात करें तो एक दबाव जरूर कांग्रेस के ऊपर बनने वाला है, क्योंकि भारी भरकम नाम है और भारी भरकम नाम होने के साथ साथ प्रेशर पॉलिटिक्स के साथ साथ माइंड गेम भी यहां पर बीजेपी खेलती हुई नजर आ रही है। जब धरातल पर ये नेता उतरेंगे तो कहीं ना कहीं तमाम सारे इलाकों में बीजेपी का लिए काम तो करेंगे ही, साथ उन उम्मीदवारों को भी यहां पर बहुत खासी मदद मिलेगी जो उम्मीदवार अपने दुष्यंत इन सब के बीच में एक सवाल और कि पहली सूची में भी आपने इस बात का जिक्र किया था कि ये जो लिस्ट आई है इसमें सिंधिया समर्थकों को कितना स्थान दिया गया। इसमें इमरती देवी का नाम तो हम प्रमुखता से देख रहे हैं जिसका आपने जिक्र भी किया, क्या और भी वो कुछ नाम इसमें नजर आ रहे हैं? रघुराज कंसाना भी इसमें नजर आ रहे हैं, कुछ और नाम भी नजर आ रहे हैं? देखिए 2 से 4 नाम ही इसमें बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से महिलाओं के नाम खासतौर से यहाँ पर इस सूची में देखने को मिले हैं, लेकिन अगर अमरीश शर्मा की बात की जाए जो कि लाहौर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे तो उनका नाम अमरीश शर्मा का नाम आया जरूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये बात कही जाती है कि बीडी शर्मा के खासम खास में से हैं। साथ ही साथ अगर मोहन सिंह राठौर की बात करें या फिर हम बात करें तमाम सारे
हमारे ब्रजबिहारी पटेरिया की, तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इस फहरिस्त में है। लेकिन जिस तरीके से अगर सिंधिया की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत कम अभी फिलहाल संख्या में टिकट दिए गए हैं। जैसे इमरती देवी जो खासम खास मानी जाती हैं, या फिर हम रघुराज कंसाना की बात करें जो बहुत ज़्यादा खास है, तो ऐसे में इन सीटों पर जरूर ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पर टिकट दिए गए। लेकिन अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वजन यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस खास तौर से इस सूची में थोड़ा सा कम जरूर नजर। एक और बात दुष्यंत, 6 महिलाएं हैं जिनको अब की बार इस दूसरी 39 की लिस्ट में 6 महिलाओं को भी मौका मिला हुआ है। चूंकि ये बात इसलिए अहम हो जाती है, अब ये भी महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, कांग्रेस में बीजेपी में इस बात को लेकर बहस छिड़ी कि कौन अपने यहाँ से कितनी महिलाओं को पहले से तरजीह देता है या कितने टिकट देता है। अब की बार ये 39 में से चेक, तो दोनों बार हितेश ने भी कहा, पहली में भी 39, दूसरी में भी 39, क्या इस आंकड़े का भी कोई खास कनेक्शन देखते हैं? और दूसरी बात, इसमें जो महिलाओं को टिकट मिला है, क्या आपको लगता है कि जो ओवरऑल नंबर बनेगा महिला कैंडिडेट्स को उतारने का वो अच्छा खासा होगा, वरना घिर सकती पार्टीज पर? बिल्कुल, देखिए जो महिला आरक्षण बिल लोकसभा में लाया गया और जिस तरीके से लगातार बीजेपी इस बात को कहती हुई नजर आई कि महिलाओं को 33% आरक्षण जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल में कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि जिस तरीके की जो स्थितियां बनेंगी उस स्थिति के हिसाब से हम टिकट जो है महिलाओं को देते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जब सूची जारी हुई है तो उसमें 6 महिलाओं के नाम खासतौर से देखे गए हैं, और जिस तरीके से जो नामचीन या ये कहें कि बड़े नाम महिलाओं के, उनमें इमरती देवी हैं और रीति पाठक हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े नाम हैं। और जिस तरीके से अगर आरक्षण की बात की जाए, 33% की बात की जाए, तो 39 अंक जो है वो कहीं ना कहीं इस वजह से बार बार 39 अंक 2 बार में दिया गया है, क्योंकि खास फोकस जो है उन हारी सीटों पर है। एक तो बीजेपी का, दूसरी बात यह कि जो कम वोटों से या बहुत करीबी हार जो है वो बीजेपी को सामना करना पड़ी थी 2018 में, तो उन बातों को समझते हुए अभी फिलहाल इस बात को समझा गया है कि केवल दुष्यंत इस लिस्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले वाली सूची में बिल्कुल क्लियर था कि जो हाथ से निकली सीटें थी उस पर आपने सबसे पहले कैंडिडेट दे दिए। अब की बार जितनी सूची में नाम दिख रहे हैं सारे के सारे हैवी वेट हैं, और साथ ही साथ इसमें एक चीज जो मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं कि इसमें हर एक इलाके के हैवी वेट नेताओं के नाम है। बुंदेलखंड से भी बड़े नाम हैं, यहाँ मुरैना या ग्वालियर चंबल अंचल से भी बड़े नाम आपको इस रीजन से दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा मालवा में आप चले जाएं, वहाँ से भी आपको बड़े नाम दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें हैवी वेट्स के नाम हैं। और दूसरी बात यह कि जैसा संतुलन पिछली बार हम देखते थे, और एक सिंपल फॉर्मूला कि जो हाथ से निकली सीटें हैं जिन पे सबसे खराब प्रदर्शन है उस पर सबसे पहले दो, इसमें क्या फॉर्मूला नजर आ रहा है? देखिए, फॉर्मूला एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे जीती जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए कहीं ना कहीं धरातल पर भी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की ज़रूरत है, और एकजुट करना तभी संभव हो पाएगा जब कोई बड़ा नेता जो है उनके बीच में मौजूद होगा। ऐसे में देखिए, 7 सांसद जरूर है, लेकिन 7 सांसदों के बीच में 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते हैं इसमें केंद्रीय मंत्री, और उसके अलावा अगर नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या फिर हम और जो नेता हैं उनकी बात करें, तो सांसद हैं और सांसद के साथ में केंद्रीय मंत्री भी है। वहीं अगर बात की जाए अलग अलग अंचलों की, तो बुंदेलखंड के साथ साथ उन्होंने विंध्य पर भी और महाकौशल पर भी ध्यान दिया है। अगर देखा जाए तो सतना में यहाँ पर गणेश सिंह को टिकट दिया गया है, वहीं जबलपुर से राकेश सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं अगर जिस तरीके से मंडला की निवास सीट की बात की जाए तो वहां से फग्गन सिंह कुलस्ते को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ऐसे में कई सारे जिलों को एक साथ टारगेट किया गया है। कई सारे जिलों में जब केंद्रीय मंत्री और इस लेवल के जो पदाधिकारी होंगे और जो सांसद होंगे वो प्रचार पर निकलेंगे। उसके अलावा भी जी आप जो बता रहे हैं दुष्यंत, उसके अलावा भी जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, उस पर जो कुछ महत्वपूर्ण सीट है जिसका अगर हम जिक्र करें, जैसे आपने बताया कि लाहार से अमरीश शर्मा गुड्डू को मैदान में उतारा है, लाहार से गोविंद सिंह इस वक्त नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मैदान में उतरते हैं, तो उनके सामने यहां पर मैदान में उतार दिया गया है। इसी तरह से हम छिंदवाड़ा का जिक्र कर रहे थे, विवेक बंटी साहू, जहां पर कमलनाथ मैदान में उतरते हैं। मतलब कमलनाथ की सीट रही है, अब वो चुनाव इस बार लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इस पर सभी चीजें साफ नहीं है, लेकिन वहां से भी कम से कम मैदान में उतार दिया है। दूसरी तरफ जयवर्धन सिंह यानी राघोगढ़ से जहां से लड़ते हैं, वहां से हिरेन सिंह बंडी बन्ना जिनको है उनको मैदान में उतारा गया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के इस वक्त 3 बड़े चेहरे हैं
जिसमें दिग्विजय सिंह हो गए, कमलनाथ हो गए, गोविंद सिंह हो गए, तो कुल मिलाकर इनसे संबंधित 3 सीटों पर भी मैदान में उतार दिया है किलेबंदी। किलेबंदी दिखाई पड़ती है। आपको भी लगता है कि बड़े नेताओं को, जैसा भी पिछले दिनों कमलनाथ ने कहा भी था एक जगह कि नेताओं को, बड़े नेताओं को वहीं इंगेज करने की रणनीति है, पर मैं इसमें उलझूंगा नहीं, फंसूंगा नहीं, ये उन्होंने कहा था खुले मन से। तो क्या आपको लगता है कि अब की बार वैसे ही हैवी वेट्स को एक एक सीट के ऊपर डाला है, या फ्रेश एकदम चेहरों को डाला है ताकि बड़े नेताओं का फोकस अपने इलाकों पर रहे? अब बिल्कुल देखिए, बंटी बना जो है, जो हिरेंद्र बंटी बना है, जयवर्धन सिंह के खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे। वो अब तक जयवर्धन सिंह के लिए ही कांग्रेस में काम करते नजर आए हैं और बड़ी संख्या में जयवर्धन सिंह को यहाँ पर जीत भी दिलाई है। लेकिन अब जब बंटी बना उनके खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे तो किस तरीके का माहौल होगा और किस तरीके से उनके समर्थक जो है वो जयवर्धन सिंह के खिलाफ में भी काम करते हुए नजर आएंगे। देखिए, बंटी बना के साथ में ये स्थिति है कि जो लगातार जयवर्धन सिंह के लिए, दिग्विजय सिंह के लिए काम करते रहे हैं और उनका पूरा परिवार जो है वो कांग्रेस के लिए लगातार काम करता रहा है। अब जब बंटी बना खुद ही दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, बीजेपी से उम्मीदवार हो गए हैं, तो अब माहौल कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला बन सकता है। वहीं अगर बात की जाए लाहौर की, तो लाहौर में डॉक्टर गोविंद सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश विधानसभा में और कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन जब उनके खिलाफ में अमरीश शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के खास कहे जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहेगा। और किलेबंदी की जो बात आपने कही है, तो वो किलेबंदी की बात एक तौर पर देखा जाए तो वो बहुत सही है, क्योंकि सटीक राजनीति और सटीक उसका विश्लेषण के साथ साथ सटीक तरीके से रणनीति का इंप्लीमेंटेशन जब धरातल पर होता है तो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है और प्रेशर बनाकर किस तरीके से इन सीटों को निकाला जाए। छिंदवाड़ा में अगर देखें तो छिंदवाड़ा में जो बंटी साहू हैं वो इससे पहले भी कमलनाथ के उपचुनाव में चुनाव लड़ चुके हैं और कमलनाथ के खिलाफ में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जब छिंदवाड़ा में चुनाव होंगे तो कमलनाथ प्रत्याशी होंगे या फिर उनकी जगह कोई और इस बार चुनाव लड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जब 2018 के चुनाव की बात करें पुनीत, तो 2018 में दीपक सक्सेना जो है वो कांग्रेस के विधायक चुन के आए थे और उसके बाद जब मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद कमलनाथ के लिए उन्होंने जगह खाली की थी, सीट खाली करने के बाद उपचुनाव हुए और कमलनाथ विधायक बने। लेकिन अब क्या स्थितियां हैं, किस तरीके से किसको टिकट वहां पर दिया जाएगा, या दोबारा से दीपक सक्सेना को ही टिकट दिया जाएगा या कमलनाथ खुद वहां पर कांग्रेस का चेहरा होंगे? टिकट का इंतजार करना होगा कांग्रेस पार्टी की। दुष्यंत, इन सब के बीच में छोड़ देना चाहिए। एक अगर सीटों पर हम लोग विश्लेषण करने की कोशिश करें, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ा चेहरा है, उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा गया है, जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। और दिमनी विधानसभा सीट से नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा गया है। मुरैना से इस वक्त वो सांसद हैं, इससे पहले ग्वालियर से भी सांसद रह चुके हैं, अब इस बार वो दिमनी सीट से लड़ेंगे। इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि दिमनी सीट से उतारने के पीछे क्या रणनीति? देखिए, रणनीति वही है कि जो जिस तरीके की स्थितियां ग्वालियर चंबल रीजन में देखने को मिली, जिस तरीके की स्थितियां बुंदेलखंड या बिंद में देखने को मिली, तो उन स्थितियों से 2-4 पार्टी को ना होना पड़े। और जब उपचुनाव हुए थे तो आपको ध्यान होगा कि 28 उपचुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जो है वो ग्वालियर चंबल में ही जीती थी। तो ऐसे में उन सीटों में कमी लाना। दूसरी बात, जब 2018 के चुनाव हुए थे तो 34 सीटें ग्वालियर चंबल की हैं, उन 34 सीटों में से ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास थी। तो ऐसे में उन सीटों में कमी लाना, तमाम सारी जो रणनीति है वो इसी बात को इंगित करती है कि खास तौर से जब बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे तो उन इलाकों में कहीं ना कहीं दबाव कांग्रेस के ऊपर जरूर होगा, क्योंकि कांग्रेस अभी विपक्ष में है और कहीं ना कहीं विपक्ष में होने के नाते विधायकों की संख्या भी कम है और जिन जगहों पर कमजोर स्थिति में कांग्रेस है उसमें कांग्रेस को दुगनी ताकत के साथ में चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब बड़े नेता खुद ही फील्ड में होंगे, खुद ही वो कांग्रेस के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे होंगे, तो इस बात को उनको भी समझना होगा। और वो जब फील्ड में रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता हैं पूरे जोश के साथ में, जोश के लगातार वो काम भी करेंगे और तन मन धन के साथ में पार्टी के लिए काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे पार्टी को फायदा होगा। और यही सोच है कि यहाँ पर जब बड़े नेताओं को उतारा जाएगा तो बड़े नेताओं का सीधा प्रभाव जो है वो जनता के बीच में ही पड़ेगा। और कई सारे काम जो हैं वो चाहे केंद्र की मोदी सरकार की बात करें या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की बात करें, उन्होंने ऐसे किए हैं। दुष्यंत, हम लगातार हम इस सूची के ऊपर बातचीत करते रहेंगे। इसमें जितने हम देख पा रहे हैं एसटी सीटें हैं 9
और एससी सीटें 3 से 4 जिन पर भी उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो 3 केंद्रीय मंत्री हैं, 7 सांसद हैं, 6 महिलाएं हैं, एसटी के लिए आरक्षित 9 सीटें हैं, एससी के लिए आरक्षित 3 से 4 सीटें जितनी हम देख पा रहे हैं। और इसके अलावा भी कई एंगल हैं जिस एंगल से आप इस लिस्ट को परख सकते हैं। 39, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों की यह सूची आ चुकी है और इसमें हर एक इलाके के दिग्गज हैवीवेट नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है।